सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था? सेल का इंट्रोडक्शन समझ लिया था, सेल की थ्योरी समझी थी, किसने डिस्कवर किया था सेल को, सेल के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सेल टाइप के पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। करेक्ट। तो अगर हम बात करें साइज एंड शेप ऑफ द सेल की, तो बहुत अलग अलग तरीके के सेल का साइज और सेल का शेप होता है, बहुत अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। इट मे बी अ एमीबॉइड शेप, इट मे बी अ बाइकॉनकेव शेप, ब्रांच एटसेट्रा। तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है माइकोप्लाज्म का, जो कि तकरीबन आपका, अगर हम लेंथ में बात करें तो 0.3 म्यू मीटर इन लेंथ, और अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज तकरीबन 0.1 म्यू मीटर के बराबर होता है या माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा माइकोप्लाज्म के अलावा अगर हम बैक्टीरिया की सेल की बात करें तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो अप्रोक्स 3.5 माइक्रोमीटर होता है इन लेंथ में। और अगर हम साइज की बात करें तो साइज उसका तकरीबन 1.2 या 1.2 माइक्रोमीटर के आसपास उसका साइज होगा। ठीक है, और हम ओस्ट सबसे लार्जेस्ट एग की बात करें तो ओस्टिच का जो एग है, ठीक है, जो ओस्टिच का एग है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। मतलब ओस्टिच का जो एग होता है इतना बड़ा, वो पूरा का पूरा एक सिंगल सेल होता है, और वो हमारे अर्थ का सबसे लार्जेस्ट सेल कहा जाता है उसको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म। सो स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। स्पर्म इज smallest cell in human body, और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का ओवम। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इज इट क्लियर? सो अब हमने ये बात की है सेल के साइज की, कि अलग अलग तरीके के सेल के साइज होते हैं। अगर हम शेप की भी बात करें तो शेप भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं सेल के। जैसे कि ये जो वाइट ब्लड सेल है ना, जितने भी हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल है सभी का शेप जो होता है वो अमीबोइड शेप का होता है। करेक्ट। अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें, आरबीसी सेल की बात करें, तो आरबीसी सेल का जो शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव। नर्व जो सेल होती है, नर्व सेल्स हमारे सब बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। और ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। इनका शेप कैसा होता है? ब्रांच्ड होते हैं। अगर हम इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करें तो ये कोलमनर होते हैं, खंबे जैसे। ये ओवम है स्फेरिकल शेप में, और ये स्पर्म सेल है। तो स्पर्म सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ओवम। और नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो
यहाँ पर हमने सेल के अलग अलग टाइप की बात की कि उनके साइज के अकॉर्डिंग कितने तरीके के सेल्स हैं, कैसे कैसे साइज में पाए जाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स आपका माइकोप्लाज्म होता है, जिसकी तकरीबन 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है और 0.1 वो साइज का होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल्स हमारे अर्थ पे जो पाया जाता है वो होता है ओस्टिच का एग। सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारा न्यूरॉन्स, ओके, नर्व सेल्स। तो यहां तक हमने सेल के टाइप की बात की। चलो, तो यहां पर हम सेल टाइप को खत्म करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो, मेनली इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को हमने दो मेन पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में डिवाइड किया है, एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिवाइड किया है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल है। देखो, प्रो का मतलब होता है पुराना, बहुत पुरानी, ठीक है, ओल्ड। और कैरियोटिक मतलब होता है यहां पर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? इट इज प्रेजेंट इन मोनेरा किंगडम। जितने भी आप मोनेरा किंगडम में ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो, सभी के अंदर कैसा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना। आपने अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दे आर दी 5 किंगडम classification in which 5 kingdom we learn about it. So जैसे कि मोनेरा इज द फर्स्ट किंगडम, देन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में आते हैं आपके फंगी, प्लांट एंड एनिमल। तो उसी में सबसे पहला होता है मोनेरा किंगडम। तो जितने भी मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे ही प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब यह है कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया आर मोनेरा। तो जितने भी बैक्टीरिया आप पढ़ोगे उन सभी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होगा, मतलब उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होगी, ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये कि उनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली भी नहीं पाया जाएगा। जैसे कि ना तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही उनके पास गोल्गी बॉडीज होंगी, ना ही उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सेल होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया भी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्म, अभी हमने देखा था माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्म का। और आप सभी को पता है माइकोप्लाज्म इज अ स्मॉलेस्ट सेल ऑन दिस अर्थ, जिसका तकरीबन 1.2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर क्या होता है? साइज होता है, ठीक है ना। और ठीक है, अगर हम दूसरे करेक्टरिस्टिक की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये जितने भी सेल होंगे प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज। ये कैसे होंगे? साइज में छोटे होंगे। मतलब अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करें, चलो एक टिपिकल में प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बताता हूं। देखो, कोई भी एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे पास, ठीक है, कोई भी टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का साइज लगभग 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, करेक्ट। और वहीं पे किसी भी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज लगभग अप्रोक्स 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। लगभग अप्रोक्स 10 गुना, मतलब 10 टाइम्स साइज में बड़ा होता है एक यूकैरियोटिक सेल। इसलिए यहां पर ये लिखा गया है कि दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज। दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, इट मल्टीप्लाई इट मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। अब देखो, ये बहुत जल्दी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपैरिजन टू दी यूकैरियोटिक सेल।
अगर यू, जैसे कि हम एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि इकोलाई है एक बैक्टीरिया, वो डिवाइड करने में, अपने सेल को डिवाइड करने में सिर्फ ओनली इट विल इट टेक्स ओनली 20 मिनट्स, करेक्ट। अगर वहीं हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट अप्रोक्सीमेटली लेता है 90 मिनट टू डिवाइड इटसेल्फ। अगर हम किसी भी ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल डिवीजन करने के लिए, अपने सेल को डिवाइड करने के लिए इट इट टेक्स 24 आवर्स। सोचो, मतलब इकोलाई सिर्फ 20 मिनट लेती है अपने सेल को डिवाइड करने के लिए, वहीं पे एक सेल, ह्यूमन सेल, 24 आवर्स लेता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है एक प्रोकैरियोटिक सेल के डिवाइड करने में और एक यूकैरियोटिक सेल के डिवाइड करने में। और ऐसा क्यों है? देखो, सेम सिंपल सी बात है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बहुत सिंपल सा है, उसके पास ना तो कोई सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, ना ही उसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज या कॉम्प्लेक्स थिंग्स है उसके अंदर। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर तो सारी चीजें हैं, तो इट विल टेक टाइम्स, है ना, वो ज्यादा टाइम लेता है अपने आप को डिवाइड करने में। ये बात समझ में आ गया? चलिए आगे अगर हम देखें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, all prokaryotic cell are surrounded by a cell membrane or plasma membrane। जितने भी आप प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे, all prokaryotes are surrounded by plasma और सेल मेम्ब्रेन। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे सब किससे सराउंडेड होंगे? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल है, वो तो हर किसी के अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा cell membrane which itself surrounded by cell wall। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर है, जो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के शेप को चेंज नहीं होने देता है, उनको रिजिड रखता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं, है ना। अगर हम वहीं पे माइकोप्लाज्म की बात करें तो माइकोप्लाज्म के पास है तो प्रोकैरियोटिक सेल, बट इनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल वॉल अब्सेंट होता है माइकोप्लाज्म के अंदर। अब क्योंकि माइकोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल अब्सेंट है, तो ये इजिली अपने शेप को, अपने साइज को क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। अब क्योंकि ये अपने शेप और साइज को बदलते रहते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टी जो अपने आप को बदलता रहता है जोकर की तरह, इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है, इसको प्लियोमॉर्फिक के अलावा इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि जोकर जैसे अपना रूप बदलता रहता है, वैसे ही सेल भी, ये जो माइकोप्लाज्म का सेल है वो भी जोकर की तरह अपने आप को बदलता रहता है। अब क्योंकि पहले के टाइम पे दो ही किंगडम थे, प्लांट किंगडम था और एनिमल किंगडम था। अब क्योंकि जो माइकोप्लाज्म को प्लांट किंगडम में पहले के टाइम पे रखा गया था, इसलिए आज तक उसको उसी नाम से जाना जाता है कि इट इज अ जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। इज इट क्लियर? इसके अलावा किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? वो होगा डीएनए। देखो, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर भी डीएनए, ठीक है। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो किसी भी प्रोकैरियोटिक के अंदर
सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम पे होते हैं, है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है इस तरीके का। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए का। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा डीएनए नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। हम क्या कहते हैं इसको? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा, डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास होते हैं प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स को बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लास्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास। अब प्लास्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। क्या होता है? पहली बात, प्लास्मिड है ना, किसी भी बैक्टीरिया सेल को इट गिव सर्टेन यूनिक phenotype करेक्टर टू बैक्टीरिया। मतलब क्या है? जैसे कि मान लो प्लास्मिड जो है किसी भी बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बनाता है किसी भी एंटीबायोटिक से। अगर हम मान लो एक एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मान लो मैंने एक टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक खाई है बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया क्या करता है? अपने बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो एक ऐसी प्रोटीन बनाएगा उससे बचने के लिए, कि वो प्रोटीन क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? चारों तरफ से कवर कर देगा, ताकि वो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक खाई है वो एंटर ही ना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाएगा एंटीबायोटिक से। तो डी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए तो होता ही है, इसके अलावा प्लाज्मिड भी पाया जाता है। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, जो किसी भी प्लांट, किसी भी बैक्टीरिया को क्या करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है। करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। कल हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।